हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 26 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 दिसंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तो वीडियो एंड तक देखा करो और जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर जरूर करने का प्रयास किया करो। चलिए शुरुआत करते हैं रिवीजन सेक्शन से। सबसे पहले आप जानते हो 1 मिनट में हम लोग कल का रिवीजन करते हैं, फिर आज की तरफ बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया 24 दिसंबर को। थीम थी वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। और इसके अलावा इसरो ने घोषणा की है कि दिसंबर 2024 में ही स्पार्डेक्स लॉन्च करेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया अध्यक्ष जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। और अभी दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू की है, या कहें कि दिल्ली सरकार ने। और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस में झांकी की परेड में हिस्सा लेने की घोषणा की है। ये स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम के साथ अपनी झांकी निकालेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा 2025 के लिए वैश्विक गंतव्यों में से एक के रूप में मध्य प्रदेश को मान्यता दी गई। नीति आयोग का अल्टर इनोवेशन मिशन और यूएनडीपी का सिटी फाउंडेशन ये सब मिल करके यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज शुरू कर रहे हैं। इसका ये 7वां संस्करण है। और अभी हाल ही में एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है। नेपाल ने फरवरी 2025 में शुरू करेगा। और भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना की क्षमता विकास का आकलन करने के लिए अभी राजेश कुमार सिंह जी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। ये वर्तमान में रक्षा सचिव हैं। और दिग्गज फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल जी का निधन हो गया है। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया जा चुका था। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जो आप लोगों ने कल डिटेल में पढ़ा था, आज रिवीजन किया है। अब हम लोग आज बढ़ेंगे डिटेल करंट अफेयर की तरफ। कल वाली वीडियो का पीडीएफ क्विज सब आपको मिल गया होगा। जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर लो। क्विज आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो एमजीटी ऐप पर। हर दिन की डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर सबकी यहाँ पर वीडियो क्विज और उसके बाद पीडीएफ सब मिल जाएगी आपको। एक और जरूरी बात साथियों, क्रिसमस डे का ऑफर जो चल रहा है उसको एक दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है। आज के लिए फिर से मौका है आपको। जो लोग ऑफर का फायदा नहीं उठा पाए हैं वो लोग जाकर के उठा सकते हैं। जीएस सफलता बैच हो, संकल्प बैच हो, अर्जुन बैच हो, ये सब आपको 149 मिल रहा है। और मंथली करंट अफेयर मात्र 5 रुपए में। इसके अलावा स्टैटिक जीके का राफेल ई बुक और रेलवे साइंस की ई बुक और ब्रह्मोस की ई बुक, ये सब देखिए 19, 18, 29 इतने में मिल रही हैं। तो आप लोग जा करके एमजीटी ऐप से इसे अभी परचेज करो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। इससे ज़्यादा सस्ता और सबसे बेटर कंटेंट आपको मिलेगा नहीं कहीं पर। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को किसकी जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे ये मनाया जाता है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को और इन्हीं की जयंती पर गुड गवर्नेंस डे या कहे सुशासन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार सुशासन सप्ताह मनाया गया 19 से 24 दिसंबर के बीच में। ठीक है, मतलब इनकी जयंती से पहले सुशासन सप्ताह भी मनाया जाता है। तो ये भी याद रखना, सुशासन या गुड गवर्नेंस वीक 19 से 24 दिसंबर और 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे। इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी। इनको 2015 में आकर के भारत रत्न भी सम्मानित किया गया। ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1996 में 13 दिन की अवधि के लिए रहे, तो इनके नाम सबसे कम उम्र तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। 1998 में फिर 13 महीनों के लिए प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 1999 से 2004 तक इन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। 1992 में इनको पद्म विभूषण से और 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सुशासन दिवस इन्हीं की जयंती पर मनाते हैं। अब ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण जो प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, चर्चित व्यक्ति रहे हैं, उनकी जयंती या फिर पुण्यतिथि पर जो दिवस मनाए जाते हैं उनकी ये लिस्ट है। मैं भी रिवीजन कराया हुआ था राष्ट्रीय किसान दिवस के दिन, जब चौधरी चरण सिंह जी की जयंती थी तब, इसलिए आज रिवीजन नहीं करवाऊंगा। जो लोग नए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, पीडीएफ में भी आप रीडिंग लगा लेना। आगे बढ़ते हैं। 25 दिसंबर 2024 को पीएम मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति की पहली पहल केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी है? तो पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में आधारशिला रखी है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की। केन बेतवा नदी जोड़ो प्रोजेक्ट जो है ये है क्या? केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत दोनों नदियों के पानी को लिंक किया जाएगा। अब मान लो जैसे एक नदी जा रही है केन, एक नदी जा रही है बेतवा, ये दोनों दूरी दूरी पर हैं। बीच का कुछ रीजन, कुछ क्षेत्र जो है वो फिर भी वैसे ही रह जा रहा है बिना सिंचित अवस्था में।
तो क्या हो अगर इन दोनों नदियों को यहीं पर लिंक कर दिया जाए, तो अब इसका आसपास का एरिया भी किसानों के लिए सींचने की व्यवस्था बना देगा, सिंचाई की व्यवस्था बना देगा। तो यही किया गया है। तो यहाँ पर खजुराहो मध्य प्रदेश में 44,605 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का उद्घाटन करके केन बेतवा नदी परियोजना की आधारशिला रखी गई। ये नदी जोड़ो नीति की रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का या पॉलिसी का पहला पहल है। यानी कि अभी और भी नदियां जुड़ेंगी और भी ऐसे कई जगहों पर नदियों की पहचान की जाएगी और बीच बीच में उनको लिंक कर दिया जाएगा जिससे सिंचाई की व्यवस्था बनाई जा सके। अब इससे मध्य प्रदेश के 10 जिले लाभान्वित होंगे, लगभग 44 लाख लोग, और उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों के बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर जैसे 21 लाख लोगों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा यहाँ से। पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी 70 मीटर ऊंचा और 2.1 किलोमीटर लंबा दौधन बांध बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश आपको यहाँ पर दिख जाएगा भारत के मैप में। डॉक्टर मोहन यादव जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं, भोपाल राजधानी है, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर मटकी, कर्मा, तितली प्रमुख नृत्य होते हैं। असीरगढ़ दर्रा है, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच, कान्हा किसली, माधवगढ़, संजय और कुनो, ये सभी नेशनल पार्क हैं। कुनो नेशनल पार्क याद रखना, यहाँ पर चीते रखे गए हैं। अगला देखते हैं। दिसंबर 2024 में केरल सहित कितने राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी 5 राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है और इस पर मैंने आपको कल रात को एक वीडियो भी दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। इसमें डिटेल से डिस्कस किया गया है इन 5 राज्यों में ये जो राज्यपाल नियुक्त किए गए इनके पीछे की मंशा क्या थी या राजनीतिक कारण क्या थे और रणनीतिक कारण क्या थे। जैसे जैसे बिहार में दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान को नियुक्त किया गया है। ये केरल में पहले हुआ करते थे, अब बिहार में आए हैं। केरल में विश्वनाथ अर्लेकर को भेज दिया गया है। मणिपुर में अजय कुमार भल्ला जी जो कि पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रह चुके हैं, इनको नियुक्त किया गया है और ये गृह सचिव रह चुके हैं, तो इसलिए मणिपुर में जो हालात चल रहे हैं उस पर भी स्थिति बनाए रखने के लिए इनको भेजा गया है। मिजोरम में जनरल विजय कुमार सिंह जी जो कि वीके सिंह हैं, पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं, इनको भेजा गया है। इनके पीछे कारण ये है क्योंकि वहाँ के जो सीएम रहे हैं वो कई बार इधर उधर जाकर के बयान दिए हैं कि भाई हमको अलग हो जाना चाहिए या दूसरा वो होना चाहिए, मतलब देश विरोधी कई बार बयान दिए हैं। उनको ठीक करने के लिए इनको भेजा गया है, पूर्व सेना प्रमुख को। ओडिशा में हरिबाबू कम्भमपति ये बनाए गए हैं और रघुवर दास जी इस्तीफा दे दिए हैं। फिलहाल नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल की? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको नियुक्त किया है। कार्यकाल 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, जब भी ऑप्शन में प्रसाद पर्यंत दिखे तो हमेशा यही वाला लगाना है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तब इधर जाना है, ठीक है ना। राज्यपाल अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यपाल राज्य का महामहिम होता है, राष्ट्रपति देश का महामहिम होता है। अगला, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव ये 27 दिसंबर से शुरू होकर के 28 दिसंबर तक आयोजित होगा, 2 दिन का होगा। 40,000 से ज्यादा छात्र भारत भर से इसमें हिस्सा लेंगे और ड्रामा करेंगे। कैसा ड्रामा, किस पर करेंगे? तो टॉपिक्स भी दिए गए हैं इनको। जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, जल संरक्षण, मेडिकल, ये सभी पर आधारित विषयों पर ये नाटक करेंगे। अगला, एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक का आयोजन कब किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहा है ये। एक देश एक चुनाव या कहें कि वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर जो बिल लाया गया है ये बिल अब जेपीसी के पास चला गया है। कुछ दिन पहले मैंने आपको जेपीसी के बारे में बताया था ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया है और इसमें टोटल 39 सदस्य हैं। 39 सदस्यों में 12 जो हैं ये राज्यसभा से हैं और 27 जो हैं ये लोकसभा से हैं। ये बात ध्यान रखना, राज्यसभा और ये लोकसभा से हैं, है ना। दोनों सदनों से मिलकर के 39 सदस्यों की जेपीसी का गठन किया गया है। अब इसकी पहली बैठक जो होगी वो 8 जनवरी को होगी। 8 जनवरी को ये सब लोग मिलकर के बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में जेपीसी क्या निर्णय लेती है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और इससे भी पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये जेपीसी ये जो वन नेशन वन इलेक्शन लाया गया है बिल, ये किस समिति की सिफारिश पर लाया गया है? तो आप बताओगे रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश पर। रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश पर ये 8 सदस्यों की समिति थी, ठीक है ना। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में 8 सदस्यों वाली समिति थी जिसमें गृह मंत्री भी थे
और इन्होंने ये रिपोर्ट सौंपी 18,000 से ज़्यादा पन्नों वाली, जिसके बाद बिल पेश हुआ। अब बिल लाया गया तो विवाद का कारण बन गया, तो इसलिए इसको सोचा गया कि भाई जेपीसी के पास भेजा जाए। जेपीसी के पास गया है। जेपीसी में अध्यक्ष कौन है, इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष कौन है, ये याद रखना, पूछा जाएगा। तो ये हैं पीपी चौधरी। पीपी चौधरी। देखो साथियों, करंट अफेयर तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट हमारा है या फिर सबसे बेस्ट आपको यहीं पर लगेगा, लेकिन हाँ, आपको यहाँ ये मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, आपका जो भी एग्जाम होगा ना, उसमें एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। 100% कवरेज आपको एमजीटी एजुकेशन से मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम जो हो रहा है इंडिया में उठा करके देख सकते हो। थोड़ा सा सोशल मीडिया मैं कम कर पाता हूँ, प्रमोट कम कर पाता हूँ, और बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, इसलिए इन सब चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं जाता है, और बहुत बड़ी टीम नहीं है हमारी, इसलिए वो सारा काम मैं आप लोग पर छोड़ देता हूँ, जो कि आप लोग करते नहीं हो। लेकिन आप लोग किया करो, आप लोग शेयर वगैरह कर दिया करो। आप लोग अगर प्रमोट करोगे तो ये चैनल और ऊपर जाएगा। और अब दोबारा से वापस से आ गए हैं सारे काम निपटा करके, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग लगे हुए हैं। जान ही रहे हो, देख ही रहे हो, पिछले कुछ दिनों में लगातार वीडियोज आ रही हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा भी किया था कि अब आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोज आएंगी, बहुत सारे कंटेंट आपके पास आएंगे। लेकिन अब आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाने की ज़रूरत है। जो जो भी पॉइंट मैं बताऊं, जो जो भी चीज़ें मैं बताऊं, उसको ध्यान से रखा करो, पढ़ा करो, वो तो है ही। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। ये आपका भी थोड़ा सा गुरु दक्षिणा वाला फर्ज बनता है ना। फिलहाल ये बिल जो है 129वां संविधान संशोधन विधेयक है, बिल है, और अभी कानून नहीं बना है। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में 10,000 नए पीएसीएस का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में 10,000 से ज्यादा नए पीएसीएस का उद्घाटन किया है। और देखो, इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट ऑफ क्रिएटिंग 2 लाख पीएसीएस, 2 लाख पीएसीएस ये क्रिएट करने के लिए कॉन्फिडेंट है, लेकिन शुरू करे हैं अभी 10,000 नए सोसाइटीज से। पीएसीएस है क्या? ये है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के तहत इन्होंने डेयरी, मत्स्य पालन, सहकारी समितियों, ऐसे 10,000 से अधिक बहुउद्देशीय पीएसीएस का उद्घाटन किए हैं। आगे 2 लाख तक करने का टारगेट है। तो इसके वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रुपए किसान क्रेडिट कार्ड, माइक्रो एटीएम, ये सभी इसमें वितरित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एग्रीकल्चर या किसानों को मदद देना, ये इसका उद्देश्य है। लिस्ट ए में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो ये बन गए दोस्तों अनमोल प्रीत सिंह। ये भारतीय बल्लेबाज है सबसे तेज शतक लगाने वाले। इन्होंने मात्र 35 गेंदों में 100 रन बना करके ये रिकॉर्ड बनाया है अपने नाम। हालांकि ये मैकगर्ग और डिविलियर्स के बाद ही बने हुए हैं, मतलब विश्व में तीसरे पर है। इनसे पहले, इनसे तेज मैकगर्ग 29 गेंदों में सबसे तेज, जैक फ्रेजर मैकगर्ग दुनिया में सबसे तेज 100 बनाने वाले हैं। एबी डिविलियर्स 31 गेंदों में बनाए हुए हैं। उसके बाद तीसरे खिलाड़ी हैं ये अनमोल प्रीत सिंह। हालांकि ये लिस्ट ए में है, लेकिन किसी इंटरनेशनल मैच में नहीं बनाए हैं इन्होंने। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी देश का दूसरे देश के खिलाफ अगर हो रहा हो, तो इन्होंने नेशनल लेवल की जो ट्रॉफी है उसमें बनाया है। विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने बनाया है अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ अहमदाबाद में। तो 35 गेंदों में शतक लगाए हैं। आईपीएल की बात करें तो मुंबई इंडियंस के और सनराइजर्स हैदराबाद से खेल चुके हैं, इस बार बिके नहीं। अगला, हाल ही में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में तुषार साहू ने कौन सा पदक जीता? तो 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है, इसमें तुषार साहू ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। अभी ये चल रही है चैंपियनशिप, अभी आगे आने वाले दिनों में और भी मेडल आएंगे, जो भी आएंगे मैं आपको बताऊंगा। मध्य प्रदेश में आयोजन हो रहा है, 15 से 31 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, तो धनुष श्रीकांत को इन्होंने हरा करके जीता है गोल्ड। तो ये नेशनल लेवल का टूर्नामेंट है, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी देश के ही होंगे दोनों खिलाड़ी, है ना। अगला, हाल ही में पूर्व आईएमएफ चीफ रोड्रिगो रेटो, इनको भ्रष्टाचार के मामले में कितने वर्षों की जेल की सजा हुई? भाई देखो, आईएमएफ के पूर्व चीफ ही भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए जा रहे हैं। इनको 4 साल की सजा हुई है। आईएमएफ तो आप जानते हो ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दुनिया भर में ये लोन बांटा करता है। तो दुनिया भर में शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना होता है तो लोग आईएमएफ के पास जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लेना होता है तो वर्ल्ड बैंक से लेते हैं। तो एक्स आईएमएफ चीफ रेट्रो, ये जो है 4 साल की सजा पाए हुए हैं स्पेन में टैक्स क्राइम को लेकर। ये अपराध, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के इन पर केसेस हुए हैं। 4 साल 9 महीने और 1 दिन की सजा हुई है। स्पेन की पीपल्स पार्टी से ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और 2004 से 2007 तक आईएमएफ के अध्यक्ष रह चुके हैं।
आईएमएफ की वर्तमान स्थिति की बात करें तो 1944 में स्थापना हुई थी, सदस्य 189 हैं, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों एस जयशंकर जी को। एस जयशंकर हैं, ये जयशंकर प्रसाद नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है ना, ये इस सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। यहाँ पर देखो, जयशंकर रिसीव श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती अवार्ड फॉर लीडरशिप। एस जयशंकर जी को ये अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। ये पुरस्कार कांची कामकोटि पीठम के 68वें दृष्टा स्वर्गीय श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती के नाम पर रखा गया है और इसके तहत 2.5 लाख रुपए नगद, एक सर्टिफिकेट, सजावटी दीपक और एक स्क्रॉल दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक पुस्तक आई थी इनकी, एस जयशंकर जी की। बुक का नाम था व्हाई भारत मैटर्स, व्हाई भारत मैटर्स, ठीक है ना। इसके अलावा इनकी एक और पहली पुस्तक थी द इंडिया वे, तो दोनों ही पुस्तक आप याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। आगे, तो ये थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा जाते जाते, एक दिन के लिए ऑफर एक्सटेंड किया गया है। इतने कम प्राइस पर दोस्तों आपको कभी आज तक देखने को नहीं मिला होगा ये बैचेज और ये ई बुक्स। आप जाकर के एमजेटी कूपन कोड यूज करो एमजेटी ऐप पर, तब आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। बहुत लोग ये देखते हैं, कहते हैं वहां पर प्राइस तो 999 दिखा रहा है, तो देखो प्राइस दिखा रहा है तो आगे उसमें जाओगे तो एमजेटी कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आएगा, वो कूपन कोड इस्तेमाल करोगे तब प्राइस ड्रॉप होगा, ठीक है ना। बिना कूपन कोड लगाए थोड़ी ना ड्रॉप होगा। आप जाकर के एमजेटी कूपन कोड लगाइए, एमजेटी ऐप पर ही आपको ऑफर, ई बुक, कोर्सेज सब मिलेंगे। वीडियो कोर्स सेक्शन में वीडियो कोर्स, ई बुक सेक्शन में ई बुक मिलेगा। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, चौधरी चरण सिंह जी स्वतंत्र भारत के कौन से में प्रधानमंत्री थे? तो 5वें थे। एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में इसका भी है। आज आपको क्या बताना है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या है? दूसरा, श्याम बेनेगल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब प्रदान किया गया? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करना। मैं मिलूंगा साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।